नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं चीन की विदेश नीति की। चीन की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति। अब चीन की विदेश नीति के संदर्भ में हम कुछ चीजों को पढ़ चुके थे, कुछ चीजों के बारे में हम चर्चाएं कर चुके थे, है ना। हम चीन के उद्देश्य देख चुके थे, विदेश नीति के लक्ष्य देख चुके थे। इसके अलावा कुछ पॉइंटों पर इसकी विशेषताओं की भी हम बात कर चुके थे। तो हमने देखा स्थायित्व का अभाव, स्थायित्व नीति का अभाव, इस पर हमने चर्चाएं की। इसके अलावा चारा व्यय छड़ी की नीति, ये हम देख चुके थे। विस्तारवाद की नीति पर हम चर्चा कर चुके थे और प्रवासी चीनी नीति, इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा सैनिक शक्ति की बात करते हैं हम, सैनिक शक्ति का विस्तार। इन पॉइंटों पर हम पहले चर्चा कर चुके थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो छठे पॉइंट की बात करेंगे, साम्यवादी सिद्धांत का समर्थन और उसका प्रसार। तो हमारा छठा पॉइंट है आज का, है ना। इनकी हम बात कर चुके हैं 3, 4 और 5। इन 5 पॉइंटों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज 6 पॉइंट चलेगा हमारा, साम्यवादी सिद्धांत का समर्थन तथा प्रसार। साम्यवादी सिद्धांत का समर्थन एवं प्रसार। देखिए, अगर हम बात करते हैं चीन की, तो साम्यवादी चीन की विदेश नीति साम्यवादी सिद्धांतों के प्रसार की रही है। हमेशा उन्होंने साम्यवादी सिद्धांतों को प्रसार करने पर निर्भर रही है। तो हम कह सकते हैं साम्यवादी चीन की विदेश नीति हमेशा साम्यवादी सिद्धांतों, है ना, साम्यवादी जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को क्या है, विस्तार करने की रही है, प्रसार करने की रही है, प्रसार की नीति रही है ना। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। अगर हम चीन की बात करते हैं, देखिए चीन साम्यवाद के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो हम पहले मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देख चुके हैं। मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की हमने सेकंड ईयर, आपने जब सेकंड ईयर में थे, जब इसके ऊपर हमने चर्चाएं की। इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष और युद्ध की अवसंभाविता, इन सब में विश्वास रखता है चीन। तो चीन साम्यवाद के वर्ग संघर्ष, है ना, वर्ग संघर्ष जो कि मार्क्सवाद ने दिया था, मार्क्स ने दिया था, और हमने इसमें 2 वर्ग देखे थे, है ना, कि 2 वर्गों में किस तरह संघर्ष होता है और यह संघर्ष दिनों दिन आगे बढ़ता है और अंत में जाकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है ना। तो पूंजीवाद के विरुद्ध ये संघर्ष होता है एक तरीके से। उससे पहले सामंतवाद के विरुद्ध होता है,
है ना, उससे पहले मालिक और सेवक में संघर्ष होता है। तो संघर्ष की पूरे बड़े संघर्ष की गाथा है मार्क्स का सिद्धांत, और जो कि साम्यवाद का है, तो इसको आदर्श मानते हैं वो बल संघर्ष को। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसमें हमने वाद, प्रतिवाद और संवाद को पढ़ा था सेकंड ईयर में, याद करो। वाद, प्रतिवाद और संवाद के बारे में हमने भौतिकवादी व्याख्याओं में बात की है। तो इन सिद्धांतों की बात करें, सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, ये कौन सी अवस्था हो गई? क्रांति की अवस्था। कौन सी? क्रांति की अवस्था। समझ में आ गया? सशस्त्र संघर्ष कौन सी है? क्रांति की अवस्था है। इसके अलावा युद्ध की युद्ध बिल्कुल होना ही है, असंभाव्यता की बात भी उन्होंने की है। युद्ध की मतलब युद्ध होगा, अवश्य होगा, है ना, तो अवश्य। तो युद्ध की असंभाविता की बात इन्होंने की है। अवश्य संभाविता, तो असंभाविता की बात की है, सशस्त्र संघर्ष की बात की है। तो चीन साम्राज्य के बल संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, सशस्त्र विद्रोह, क्रांति, युद्ध की असंभाविता में विश्वास रखता है, में विश्वास रखता है, और इसके अनुसार ही अपनी साम्यवादी सिद्धांतों का प्रसार करता है। कि जिस तरह हमने बल संघर्ष किया है, हमने साम्यवादी क्रांतियां की है, इस तरह की क्रांतियां अन्य देशों में होनी चाहिए, इसमें यह विश्वास रखता है। और इसके पीछे यही नहीं, आप देखिए तटस्थता, ऐसा गुटनिरपेक्षता, दोनों का एक तरीके से ये दोनों में सम्मिलित होने का ढोंग रचता है। तो हम यहां से कह सकते हैं तटस्थता, असंलग्नता, है ना, या गुटनिरपेक्षता भी हम इसको कह सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का समर्थन का दिखावा करता है। इसका दिमाग क्या करता है? इनका दिखावा करता है और काम इस तरह के करता है। तो कहने का मतलब हम कहते हैं चीन इस तरह की बातें करता है, इनमें पूरी तरह साम्यवादी सिद्धांतों का। माओ त्से, आपने माओ त्से का नाम सुना होगा, चीन का माओ त्से को विश्व में अगर हम बात करते हैं तो समस्त गैर साम्यवादी जितने भी देश हैं उनमें साम्यवाद के प्रसार के लिए, एशिया की बात करें हम, चाहे अफ्रीका की बात करें, है ना, तो क्या करता है? उनके अंदर साम्यवाद का प्रसार करना चाहता है, साम्यवादी सिद्धांतों का प्रसार करना चाहता है। तो हम नेक्स्ट, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी में हम बात करेंगे आगे। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं इसी में। देखिए इसमें और क्या है, तो माओ त्से को अपना आदर्श मानता है चीन। माओ त्से की जो नीति है ना, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। की नीति का प्रसार। इसके अलावा चीन एशिया और अफ्रीका में, एशिया में तो है ही है, साथ में अफ्रीका में भी,
अफ्रीका में साम्यवादी सिद्धांतों का प्रसार करने की नीति रखता है। अब आप देख सकते हो इसके अलावा यहां तक भी कहता है ये कि चीन क्या कहता है कि साम्यवादी आंदोलन जो हुआ है, साम्यवादी जो आंदोलन हुआ है उसको आदर्श मानो। आप सब लोग क्या मानो? साम्यवादी आंदोलन को आदर्श मानो। चीन साम्यवादी आंदोलन को आदर्श मानता है, खुद तो आदर्श मानता ही है और साथ में किसको इंसिस्ट करता है कि आप क्या जो अन्य स्वतंत्र देश है, अन्य जो देश है वो भी इसको क्या करे? आदर्श मानकर सशस्त्र आंदोलन कर दे, है ना? आदर्श, चीन साम्यवादी आंदोलन को आदर्श मानता है तथा अन्य देशों को इसकी सलाह देता है, अर्थात इसका किसी न किसी तरह क्या करता है? सलाह देने का काम है, जिससे अन्य देशों में भी इस तरह की गतिविधियां हो जाए, शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हो साम्यवादी सिद्धांत के समर्थन और प्रसार के लिए चीन कितनी सारी चीजें करता है, उनके सभी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बात करता है। और यही नहीं, साम्यवादी सिद्धांत के आधार पर साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने की इच्छा भी चीन की है। उस पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर। देखिए 7th नंबर के पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फाइव हो गए, 6 हो गए, 7th नंबर की बात करते हैं। क्या करता है? साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना चाहता है। क्या चाहता है? चीन साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना चाहता है। क्या करना चाहता है? नेतृत्व करना चाहता है साम्यवादी जगत का। तो चीन अपने आप को सच्चा क्या मानता है? साम्यवादी मानता है, अपने आप को सच्चा साम्यवादी मानता है और इसके आधार पर मार्क्स और लेनिन का अनुयायी मानता है। क्या मानता है? चीन अपने आप को सच्चा साम्यवादी मानता है तथा कार्ल मार्क्स की बात करें हम, मार्क्स व लेनिन की बात करें हम, लेनिन को अपना आदर्श मानता है। देखिए चीन अपने आप को सच्चा साम्यवादी मानता है, कहता है मैं ही सच्चा साम्यवादी हूं, मैं ही साम्यवादी देश का नेतृत्व कर सकता हूं, क्योंकि हम मार्क्स और लेनिन के आदर्शों का अनुसरण करते हैं, वो हमारे आदर्श है और हम उनके अनुयायी हैं। तो एक तरीके से अपने आप को मार्क्स और लेनिन को अपना आदर्श मानता है और अपने आप को उनका अनुयायी के रूप में मानता है। इसकी जो नजर है, इसकी नजर के अकॉर्डिंग, अर्थात इसकी भावनाओं में, इसकी बातों से यह झलकता है कि जो स्टालिन है उसको एक महान साम्यवादी नेता के रूप में मानता है। क्या मानता है? स्टालिन को। यह है स्टालिन को साम्यवादी नेता, साम्यवादी नेता, और साम्यवादी नेता भी कैसा? महान, स्टालिन के महान नेता के रूप में मानता है।
महान, साम्यवादी नेता महान मानता है और कहता है कि हम स्टालिन को मानता हूं, हम मार्क्स को मानते हैं, हम लेनिन को मानते हैं और हम ही क्या है, सच्चे साम्यवादी। इसलिए चीन साम्यवादी जगत में नेतृत्व करने का, अगर किसी को साम्यवादी जगत का अधिकार है, साम्यवाद का नेतृत्व करने का जिसको अधिकार है, वो कौन है? चीन है। इसके आधार पर वो ये बात करता है। और चीन रूस को क्या कहता है कि रूस तो संशोधनवादी है, कायरता की नीति अपनाता है, तो रूस को पीछे धकेलने के लिए क्या कहता है कि रूस संशोधनवादी है। मैं इनको मिटा रहा हूं, देखिए क्या मानता है रूस? रूस को 7th पॉइंट में ही चल रहे हैं अपन, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां पर। चीन रूस को संशोधनवादी कायरता की नीति अपनाने वाला मानता है। क्या कहता है कि चीन तो क्या है, कायरता की नीति अपनाने वाला है, संशोधनवादी है। इसलिए जो रूस है वो साम्यवाद का नेतृत्व नहीं कर सकता, तो नेतृत्व कौन करेगा? चीन करेगा। अपने आप को क्या कहता है? इसलिए साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने की लालसा ने चीन और रूस में आपस में क्या कर दिए? मतभेद पैदा कर दिए हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, इस बात को भी जिक्र कर सकते हैं, चीन के साम्यवादी जगत के नेतृत्व की लालसा ने, नेतृत्व की लालसा ने चीन व रूस में, चीन रूस के मध्य मतभेद उत्पन्न कर दिए। क्या कर दिए? मतभेद उत्पन्न कर दिए चीन और रूस के मध्य में। और चीन की जो विदेश नीति है वो साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं होकर उनके राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। हकीकत बात अगर हम देखे जाए तो हम इसकी बात करें, हकीकत की बात करें, है ना, मैं इनको रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए अगर हम चीन की वास्तविक बात करें तो वास्तविक जो नीति है चीन की वो साम्यवादी सिद्धांतों की नहीं है। साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित न होकर अगर हम बात करते हैं चीन की, अगर कंक्लूडिंग रूप से देखें, विदेश नीति साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित न होकर कैसी? राष्ट्रीय हित की, अपने राष्ट्र के हितों पर आधारित है, राष्ट्रीय हित पर आधारित है। देखिए ये साम्यवाद का सिर्फ ढोंग रच रहा है। इसकी जो नीति है वो राष्ट्रीय हित है कि जहां राष्ट्रीय हित हो उस तरह की नीति को ये अपना लेता है और उसके पीछे एक छदम, इसकी नीति को आज तक अगर बात करते हैं चीन की, अगर हम बात करें, चीन एक छदम नीति अपनाता है, आगे से कुछ और बोलता है, पीछे से कुछ और करता है। तो एक छदम नीति अपनाता है, सामने साम्यवादी सिद्धांतों को अपनाने का ढोंग करता है कि हम पूरे साम्यवादी हैं, हम लेनिन के वो मानते हैं, वर्ग संघर्ष को मानते हैं, ये मानते हैं, उनका प्रसार भी करता है। लेकिन पीछे उनका प्रसार चाहे वो लोगों के लिए करे, लेकिन खुद पीछे से अन्य नीति को भी अपना लेता है। अगर राष्ट्रीय हित उसके हो तो वो किसी भी नीति को अपना सकता है। तो एक तरीके की ये नीतियां हैं जिनकी हम बात करते हैं रूस के संदर्भ में। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, संवाद और तनाव की नीति रही है रूस की। इन्होंने बातचीत के जरिए एक अच्छी नीति को बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन साथ में तनाव की नीति रही है। इन्होंने अन्य देशों के साथ तनाव का भी माहौल क्रिएट किया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नीति की बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट जो नीति रही है वो रही है तनाव और संवाद की नीति। संवाद पहले लिख देते हैं, पहले हम संवाद की बात करेंगे। संवाद व तनाव की नीति, इसकी बात करते हैं, संवाद और तनाव की नीति। तो इनकी जो संवाद की नीति रही है वो शुरुआती नीति रही है। अगर हम बात करते हैं संवाद की नीति की, है ना, अगर हम बात करते हैं संवाद की नीति की, संवाद की नीति, संवाद की नीति से सीधा सीधा तात्पर्य है कि बातचीत के द्वारा अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, अर्थात सभी से मित्रता की भावना की नीति रखना ही संवाद की नीति, कि हम सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, हम सब साथ हैं, वो है संवाद की नीति। और ये नीति इन्होंने अपनाई 1949, जब इसमें साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसी समय से लेकर के 1958 तक की इनकी जो नीति है वो एक तरीके से संवाद की नीति रही। लेकिन इसके बाद बदलकर किस में बदल गई? तनाव की नीति में बदल गई। संवाद की नीति की हम बात करते हैं। देखिए क्रांति के आरंभिक वर्षों में, क्रांति के आरंभिक वर्षों की हम बात करते हैं। क्रांति के आरंभिक वर्षों में चीन ने, आरंभिक वर्ष मतलब 1949 आरंभिक वर्ष थे, क्रांति के आरंभिक वर्षों में चीन ने संवाद की नीति अपनाई। संवाद की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? संवाद की नीति अपनाई। देखिए इन्होंने शुरुआत में जो थी इनकी भारतीय नीति, पूंजीवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, ये तो इनकी नीति रही है ना। पूंजीवाद, क्योंकि जो साम्यवादी देश है वो पूंजीवाद का विरोध करता है, तो साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की नीति का विरोध, अर्थात उपनिवेशवाद का विरोध, कि कोई देश दूसरे को उपनिवेश नहीं बनाएगा, उस पर अधिकार नहीं करेगा, इस तरह की नीति रही है। लेकिन बाद में खुद ने ही क्या करना शुरू कर दिया? दूसरे देशों के को हड़पना शुरू कर दिया। तो शुरुआती जो नीति है इनकी पूंजीवाद के विरुद्ध थी कि अमीर और गरीब में पूरा विश्व बढ़ता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद का विरोध किया और साम्राज्यवाद का विरोध किया कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करके उसको उपनिवेश न बनाए, चाहे किसी भी तरह का आर्थिक उपनिवेश की बात करें, है, चाहे भारत जिस तरह उपनिवेश रहा, ब्रिटेन का इस तरह, तो उन्होंने इस चीज सबका विरोध किया है। इसके अलावा साम्यवादी गुट के रूप में अगर हम माने तो सोवियत संघ को इन्होंने अपना गुरु माना, है ना। साम्यवादी के रूप में हम कह रहे हैं, साम्यवादी विचारधारा के रूप में, विचारधारा के रूप में सोवियत संघ को अपना गुरु माना। इनकी जो नीति रही उसमें यह कहा कि जो सोवियत संघ है उनसे हमने साम्यवाद को ग्रहण किया है, हम जिससे ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। तो चीन के लिए एक तरीके से सोवियत संघ है, अर्थात रूस है, अगर हम उसकी बात करें तो वो एक तरीके से क्या है? उनके लिए गुरु के समान है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता की इन्होंने चर्चाएं की, है ना। और देश में सम्मेलन, अगर हम बांडुक सम्मेलन की बात करें, हम जिनेवा सम्मेलन की बात करें, उनमें इन्होंने भाग लिया। तो गुट निरपेक्ष देशों के साथ संबंध में इन्होंने, देखिए आप देखते हैं बांडुक सम्मेलन हुआ, बांडुक, इसके अलावा जिनेवा सम्मेलन हुआ, है ना। तो बांडुक और जिनेवा सम्मेलनों में इन्होंने क्या लिया? भाग लिया।
अब आप ये देख सकते हो कि किस तरह की इनकी नीति रही है। पंचशील के बांडू गुटनिरपेक्ष देशों को पंचशील के सिद्धांतों की बात जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, नासिर, टीटो, इन सब ने मिलकर इन चीजों की बात की थी। तो हम बात करते हैं तो पंचशील के जो सिद्धांत है, जिसके अंदर पंचशील के सिद्धांतों को मानने के साथ साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक जो आपसी आदान प्रदान है उनकी बातों पर यह सहमत था। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, इधर पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास ठीक है। इसके अलावा और मैं एक पॉइंट और इधर लिख देता हूं, आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। तो अगर एक पॉइंट की और बात करें हम, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक मतलब जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो सांस्कृतिक, व्यापारिक, संबंधों में विश्वास, क्या हम आपस में सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध या आदान प्रदान पर विश्वास रखेंगे। तो एक तरीके से संवाद की नीति के तहत इन्होंने बांडू सम्मेलन में, अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष देशों की जो अध्यक्षता की है, सदस्यों ने मिलकर बांडू सम्मेलन किया, जिनेवा सम्मेलन किया, उनमें भाग लिया है इन्होंने और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पंचशील सिद्धांतों को अपनाने के लिए इन्होंने जोर भी दिया है, उनका भी प्रचार प्रसार में इन्होंने सहयोग दिया है, हस्तक्षेप की नीति कही है। लेकिन कुछ समय बाद ही 59 से इनकी ये नीति बदलकर जहां संवाद की नीति थी, तनाव की नीति में परिवर्तित हो गई। तो हम अब देखते हैं इसकी तनाव की नीति। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए, अब तनाव की नीति की बात करते हैं। तनाव की नीति, देखिए, हम अगर तनाव की नीति की बात करें तो इनकी जो तनाव की नीति रही है वो रही है 1959 से लेकर के 1969 तक की। 1959 से लेकर के 1969 की। इसके अंदर हम बहुत सारे संघर्ष और इनके जो कार्य हैं जिससे एक तरीके से तनाव उत्पन्न हो गया, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो तनाव की नीति के तहत इन्होंने 1959 से ही शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विद्रोह की स्थिति, साम्राज्य विस्तार, नेतृत्व करने की स्थिति, एशिया अफ्रीका में अपना वर्चस्व जमाने की, तो ये सब तमाम कोशिशें इन्होंने शुरू कर दी। तो इन्होंने कुछ कोशिशें की, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, एक तो शक्ति प्रदर्शन, शक्ति का विस्तार, है ना। इसके अलावा विरोध, विद्रोह, अधिग्रहण, अर्थात किसी अन्य की जमीन के ऊपर, अन्य की भूमि के ऊपर अधिग्रहण कर लेना, साम्राज्यवाद एक तरीके से हम कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा साम्यवादी नेतृत्व की नीति, ये नीतियां अपनाना शुरू कर दी इन्होंने, और इन नीतियों के कारण ही क्या पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया। किस तरह हुआ तनाव पैदा? 1959 के अंदर
अगर हम 1959 की बात करें तो क्या किया, तिब्बत पर दमन कर दिया, तिब्बत पर हमला कर दिया इन्होंने, तिब्बत का दमन किया। अब बताइए तनाव की स्थिति आई है नहीं आई 1959 में। और तिब्बत पर जब दमन किया तो तिब्बत का जो धर्मगुरु है, बौद्ध धर्मगुरु, तिब्बत एक बौद्ध मानने वाला, बौद्ध धर्म को विस्तार करने वाला, बौद्ध धर्म में अपार आस्था रखने वाला देश रहा है। तो तिब्बत का दमन किया इन्होंने, तिब्बत पर अधिकार करने की कोशिश की, अधिकार भी किया। और यहां का जो गुरु था दलाई लामा, आपने नाम सुना होगा, वो दलाई लामा यहां से भाग करके भारत की शरण में आ जाता है। क्या होता है, दलाई लामा यहां से भागता है और भारत की शरण में आ जाता है। तो यहां से क्या हुआ, दमन किया दलाई लामा, भागकर भारत में शरण लेता है। देखिए इसके बाद जब वो भारत में शरण लेता है तो एक तरीके से चीन को भारत पर आक्रमण करने का एक मौका मिल जाता है, एक मौका ढूंढ लेते हैं वो भारत पर आक्रमण करने का। और 1962 में आपने देखा होगा भारत और चीन युद्ध होता है, भारत चीन युद्ध। तो जहां पर संवाद की दुहाई देने वाला, जहां पंचशील की सिद्धांतों की दुहाई देने वाला देश था, जो कहता है कि हम हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे, वो क्या करता है, भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है 1962 में। इसके अलावा अगर हम बात करें, शक्ति प्रदर्शन करता है 1964 में। चीन विस्फोट करके क्या करता है, शक्ति प्रदर्शन करता है। अब जब यह शक्ति प्रदर्शन करता है तो अन्य देशों पर उसका क्या, भयभीत करने के लिए, अन्य देशों को डराने के लिए, उनके संपूर्ण एशिया और अफ्रीका में अपनी बादशाहत दिखाने के लिए यह इस तरह का कार्य करता है, जिससे एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं, अन्य देश हैं, वो भयभीत हो जाए। यह नीति रही है इनकी, अन्य देशों को भयभीत करने की नीति रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने यहां पर भयभीत करने की नीति को भी अपनाया है। इसके अलावा बात करते हैं कि इनके यहीं से नहीं, इन्होंने रूस के साथ भी अपने संबंध बिगाड़ लिए। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर लिखता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए देखिए रूस के साथ साम्यवाद को लेकर सिद्धांतों में मतभेद उत्पन्न हो गए। रूस को क्या बोला कि रूस कायरतावादी नीति अपनाता है, और यहीं पर ही 1969 में आप देखते हैं कि रूस और चीन में सैनिक संघर्ष होता है। संघर्ष कहां पर होता है, आसुरी नदी के क्षेत्र में, आसुरी नदी क्षेत्र में क्या होता है, संघर्ष होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी तनाव की नीति रही है 1959 से, चाहे तिब्बत के क्षेत्र में हो, चाहे भारत के क्षेत्र में हो, चाहे अफ्रीका के क्षेत्र में हो, चाहे रूस के क्षेत्र में हो, इनके संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं रहे हैं। इन्होंने संबंध अच्छे नहीं किए और एक तरीके से भय का वातावरण बनाया, भय का वातावरण
एशिया और अफ्रीका में भय का वातावरण क्रिएट किया और यहां से हम कहते हैं कि तनाव की नीति हो गई। अब इस तनाव की नीति के बाद इन्होंने पुनः संवाद की नीति चालू रखी। पहले संवाद, फिर तनाव, फिर पुनः संवाद की नीति, उसकी भी हम बात करते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, पुनः संवाद नीति। पुनः कौन सी नीति अपनाई? संवाद नीति हो गई। देखिए पहले तनाव की नीति का रहा 1949 से लेकर के 1958 तक, उसके बाद 1959 से लेकर के 1969 तक इनकी तनाव की नीति रही, और 1969 के बाद जब इन्हें इस बात का महसूस हुआ, इस बात का अनुमान लगा कि मैं अभी साम्यवाद का नेतृत्व नहीं कर सकता। क्या हुआ? जब इनको अनुमान लगा, इस बात का अनुमान हुआ, जब चीन को इस बात का अनुमान लगा कि मैं अभी साम्यवाद का नेतृत्व नहीं कर सकता, तो इसने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया। विदेश नीति में पुनः परिवर्तन किया और कौन सी नीति अपनाई? साम्यवाद की नीति अपनाई, सॉरी संवाद की नीति अपनाई, संवाद की नीति अपनाई। समझ में आ गया आपको दोस्तों? तो जब इसको ये अनुमान हो गया कि नहीं अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं अभी साम्यवाद का नेतृत्व कर सकूं, तो मुझे अब संबंध सुधारने चाहिए, अन्यथा मेरा विकास का स्तर है वो गिर जाएगा। तो इन्होंने संबंध सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी और अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। सबसे पहले इसने अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। तो अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। कब है ये? 1970 के बाद की नीति है, के बाद। ठीक है, वर्तमान नीति हम बाद में पढ़ेंगे कि वर्तमान में किस तरह की नीति अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयत्न किया और यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भी चीन की यात्राएं की। तो इस सुधारने का प्रयत्न किया तथा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? निक्सन था उस समय। इस निक्सन ने चीन का दौरा किया, चीन की यात्रा की। और जब यात्रा की है तो इनमें संबंधों में सुधार आना शुरू हो गया। संबंधों में क्या आना? सुधार हो गया। और क्या हुआ? मैं यहां लिख देता हूं, संबंधों में क्या आना शुरू हो गया? सुधार आना शुरू हो गया। और यहां से हम देखते हैं कि अमेरिका चीन को मान्यता दे देता है, दे देता है। देखिए अमेरिका ने क्या दे दी? चीन को मान्यता दे दी। पहले मान्यता नहीं दे रहा था, 22 साल तक नहीं दी, और उसके बाद क्या दे दी? मान्यता दे दी। और जब मान्यता दे दी तो यूएनओ का सदस्य भी बन गया, यूएनओ का सदस्य बन गया।
तो इसने यहां पर संवाद की नीति अपनाई, मान्यता दे दी और यूएन का सदस्य भी बन गया। और यही नहीं, इसने बर्मा से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तो यहां पर इन्होंने, चीन ने देखिए, चीन ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनसे कैसी अच्छी नीति अपनाने की, बर्मा है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, कि से अच्छे संबंध बनाए, अच्छे संबंध स्थापित किए। और पाकिस्तान पर इसकी विशेष मेहरबानी रही, पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध इसने स्थापित किए। पाकिस्तान से कैसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, या ये बात भी आप लिख सकते हो, पाकिस्तान से कैसे मित्रतापूर्ण संबंध इसने स्थापित किए। तो ये इनकी नीति रही है, जिससे संबंध इनके अच्छे हुए। संवाद की नीति के कारण हमने देखा 1970 के बाद। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद नवीन प्रवृत्तियों की बात करते हैं, हम चीन की विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो उसमें नवीन परिवर्तन भी आए हैं। अगर हम बात करते हैं तो चीन की, अब लास्ट हम टॉपिक ले रहे हैं इसका, चीन की विदेश नीति में नवीन परिवर्तन की बात करें, या हम नई चीजें क्या क्या है विदेश नीति में जो बदलाव हुआ, विदेश नीति में बदलाव देख लेते हैं। नवीन परिवर्तन में तो अपन आधुनिक चीज को देख लेंगे कि आधुनिक नीति कैसी रही है। तो क्या बदलाव किया इन्होंने, देखिए, एक तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान, पाक के साथ मित्रता का व्यवहार। क्या किया इसने, पाकिस्तान के साथ मित्रता का व्यवहार किया। इसके साथ भारत के साथ संबंधों में सुधार किया। रूस के साथ पुनः संबंध अच्छे कर लिए, अर्थात संबंधों में सुधार चीन की विदेश नीति में बदलाव रहा है। और इसके साथ ही आप, चीन है, आप अच्छे से जानते हो, छद्म इसकी तकनीक रही है अमेरिका के साथ, जो पाकिस्तान अमेरिका का, हम कह सकते हैं एक तरीके से हथियारों का जखीरा रहा है ना। वो अब किसका मित्र बन गया, चीन का मित्र बन गया। इसके अलावा इसने ये सब जो मित्रता अपनाई पाकिस्तान से, और बांग्लादेश के साथ जो नीति अपनाई है, म्यांमार के साथ जो नीति अपनाई है, बर्मा के साथ आर्थिक नीति अपनाई है, आर्थिक सहायता नीति। इससे ये हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। क्या करवा रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे एक बहुत गहरी चाल चली जा रही है चीन के द्वारा। तो ये चीन की विदेश नीति में लगातार परिवर्तन होते रहे। उनकी विदेश नीति के बारे में हमने देखा, और चीन के अन्य देशों के साथ, भारत के साथ विदेश नीति की हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए सबसे विदा चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।